कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तभी हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें। और निर्मल और पवित्र जो है वह समय का सदुपयोग करता है। समय का सदुपयोग क्या है बेटा? अच्छी चीज़ों से जुड़े रहना। सबसे अच्छी चीज़ अभी हमने हमारे सामने क्या है? कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र क्या है? व्याकरण। व्याकरण में मंजरी वाक्य विचार पाठ दे रहे हैं 99 और 100 पेज पर हमें इसको एकाग्र होना है। जो काम में आनंद पाने लगे वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि कार्य इतना पवित्र होता है। ईश्वर की सेवा है कार्य करना। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब हम पूजा आराधना तात्पर्य विषय पे चलें। कौन सा? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 पढ़े थे। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयावाचक। विस्मयादि बोधक भी होता है। ठीक है। अब आते हैं रचना, मतलब उसकी बनावट के आधार पर कैसे उसकी तैयार बना है वह वाक्य। तो देखें इसके दो भेद मुख्य रूप से रचना। देखो वाक्य के वर्गीकरण के अर्थ की दृष्टि पर 1 और रचना के आधार पर 2। अब आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हो जाते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, जिसके संबंध में कोई बात कही जा रही है वो कर्ता, उद्देश्य, तथा एक ही विधेय, मतलब जो कार्य किया जाता है, जो कहा जाता है वह विधेय है, जो मुख्य क्रिया होती है। तो एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया होती है, जिसमें वह क्या होता है? सरल वाक्य होता है। जैसे अमित गीत गाता है, राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया। यह वास्तव में एक ही कर्ता है, इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य। सरल वाक्य की सीधी परिभाषा एक ही कर्ता होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है। जिसमें अमित एक ही कर्ता है, गीत गाया एक ही क्रिया है। ठीक है ना। अब आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहलाता है जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, मतलब अपने आप में पूर्ण वाक्य हो, किंतु या और तथा इसलिए आदि कुछ समुच्चय बोधक शब्दों से क्या जुड़े होते हैं, तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये फेविकोल की तरह होते हैं। अभी फेविकोल शब्द इसलिए आ गया जोड़ने के लिए। जैसे कार्तिक ने खाना खाया और खेलने चला गया। कार्तिक ने खाना खाया एक सरल वाक्य हो गया, खेलने चला गया दूसरा सरल वाक्य हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द हो गया, ज्वाइंट, है ना। आज मुझे बुखार है एक वाक्य हो गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा दूसरा वाक्य हो गया, और इसमें बीच में जोड़ दिया क्या? इसलिए। ठीक है ना। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, जिसमें कि जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किंतु, पर, या, अथवा, तथा, इसलिए आदि से क्या होते हैं? समुच्चय शब्दों से जुड़े होते हैं। तो क्या होता है? अथवा नहीं आएगा बेटा, या आएगा। या में अथवा भी हो जाता है, दोनों शब्द हो जाते हैं, लेकिन ये जुड़े होते एक दूसरे से। आज मुझे बुखार है इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। अब तीसरा इसका पार्ट होता है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य, एक से अधिक क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं, तथा अथवा साधारण वाक्य होते हैं। साधारण मतलब जो सीधे सीधे अर्थ समझ में आ जाते हैं। सरल वाक्य एक ही करता है, एक ही मुख्य क्रिया होती है। उनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हों तथा अन्य उसके आश्रित हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखें, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य या साधारण वाक्य हों तथा उनमें एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य उस पर आश्रित वाक्य हो, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे जिस लड़के ने दौड़ जीती है वह मेरा मित्र है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है। अब देखना, एक इसमें प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। जैसे प्रधान वाक्य क्या हो गया? जिस लड़के ने दौड़ जीती है वह मेरा मित्र है। एक दूसरे से क्या हो गए हैं वो? एक पर आश्रित दूसरा है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है। एक से दूसरा उसमें आश्रित हो तो मिश्र वाक्य, और आश्रित नहीं हो, स्वतंत्र हो, तो संयुक्त वाक्य। समझ में आया? संयुक्त वाक्य या और किसी तथा इसलिए आदि से जुड़े रहते हैं, और यहां एक दूसरे पर वाक्य आश्रित होते हैं। ठीक है। सरल वाक्य एक ही कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया हो। आप पढ़ रहे हैं, आप क्या हो गए? कर्ता हो गए। पढ़ रहे हैं क्या हो गया? वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो देख सुन रहे हैं, ये क्या हो गया?
मुख्य क्रिया हो गई, सरल वाक्य हो गया। ठीक है ना। आपने भोजन किया और पढ़ने बैठ गए, तो वो आपने भोजन किया एक वाक्य, भोजन किया एक वाक्य हो गया, पढ़ने बैठ गए दूसरा वाक्य हो गया। दोनों को कैसे जोड़ दिया? और से जोड़ दिया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है ना। आपको परीक्षा की चिंता है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आपकी मां ने आपको डांटा, अतः आप पढ़ाई करने लगे। आपके अंक कम आए, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, या आपको किसी अच्छी पोस्ट पर जाना, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होगा? आश्रित होगा। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वह अपनी मम्मी पापा को बहुत ज्यादा सम्मान करता है। कौन? जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो मतलब आप, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वह अपनी मम्मी पापा का अधिक सम्मान करता है। तो यहां जो शब्द से शुरू हो रहा है, मतलब एक मुख्य वाक्य हो गया और दूसरा क्या हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। दूसरे कमरे में जो लड़की है वह हमारी बहन है, तो जो एक वाक्य पर दूसरा आश्रित हो। किमलासा रोड पर जो फैक्ट्री है वह हमारी है, या हमारे पिताजी की है, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से बिल्कुल आश्रित हो। आज बहुत ठंड है, इसलिए कुछ लोग स्नान करने में आलस्य कर रहे हैं, मतलब एक से दूसरा मिश्रित हो। तो मिश्र वाक्य, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हों और जोड़ दिए जाएं, और या तथा आदि से संयुक्त वाक्य, और सीधा सीधा एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो, सरल वाक्य। अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इसका सीधा सीधा आपके लिए पॉइंट युक्ति दे रहे हैं, या, और, तथा, इन शब्दों से दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दो तो संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे उदाहरण दिया था कि रमेश ने नाश्ता किया, एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, और वह पढ़ने बैठ गया। पढ़ने बैठ गया भी अपने आप में पूर्ण है, रमेश ने नाश्ता किया भी अपने आप में पूर्ण है, और से उसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। मिश्रित वाक्य क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ रहे हैं वे अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करते हैं। जो और वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, और जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य। ठीक है ना। एक को अलग कर दो तो दूसरे का कोई अस्तित्व सा नहीं बचता। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसको अलग कर दो, स्पष्ट ही नहीं हो रहा। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आगे क्या कहना चाहते हो? वह माता पिता को हृदय से सम्मान करते हैं, माता पिता का हृदय से सम्मान करते हैं। तो जो वाक्य अलग अलग कर दो और स्पष्ट हो जाए, संयुक्त वाक्य। जो अलग अलग कर दो और स्पष्ट ना हो पाए तो मिश्रित वाक्य, और जोड़ने से स्पष्ट हो जाए मिश्रित वाक्य। अलग अलग करने पर स्पष्ट ना हो, जोड़ने पर स्पष्ट हो जाए मिश्रित वाक्य, और अलग अलग करने पर भी स्पष्ट होते रहे संयुक्त वाक्य। ठीक है। अब चलते हैं पद परिचय के बाद। सामान्यतः वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं? वाक्य परिवर्तन के लिए देखें, सरल वाक्यों में देखो, वाक्य को अर्थ बदले बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे सरल वाक्य, वह खाना खाकर खेलने चला गया, उसने खाना खाया और खेलने चला गया। सरल वाक्य, हम आगरा जाकर ताजमहल देखेंगे, हम आगरा जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। संयुक्त में बदले जा रहा है। वह बाजार जाकर सामान खरीदेगा, वह बाजार जा रहा है और सामान खरीदेगा। कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े, कवि ने कविता सुनाई और श्रोता हंस पड़े। ये संयुक्त में बदलना हो गया। अब सरल वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलना, जैसे विजय परिश्रम करके प्रथम आया,
जब विजय ने परिश्रम किया तब वह प्रथम आया। अब जब विजय ने परिश्रम किया, यदि इतना कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तब वह प्रथम आया, इसको भी अलग कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं आ रहा। लेकिन दोनों को जैसे ही जोड़ा, जब विजय ने परिश्रम किया तब वह प्रथम आया, इसलिए मिश्रित वाक्य। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। मेघा लाई गई साइकिल उसे कभी पसंद नहीं आई। जो साइकिल मेघा के लिए लाई गई थी वह मेघा को कभी पसंद नहीं आई। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में ही बदला जा सकता है। जैसे रामदीन गरीब है लेकिन ईमानदार है। रामदीन गरीब है, अलग कर दो, अर्थ निकल रहा है। ईमानदार है तो भी अलग निकल रहा है, लेकिन से जोड़ दिया। अब इसको मिश्रित में, यद्यपि रामदीन गरीब है तथापि ईमानदार है। यद्यपि रामदीन गरीब है, अलग कर दो, अर्थ नहीं निकल रहा है। तथापि ईमानदार है, ये भी अर्थ नहीं निकल रहा है। दोनों को जोड़ दो तो अर्थ निकल आता है। ईसा ने मेहनत की और प्रथम आ गई। जब ईसा ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई। मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं, मिश्रित वाक्य। स्वतंत्र हैं और जुड़े हुए हैं, संयुक्त वाक्य। और सीधे सीधे एक कर्ता एक मुख्य क्रिया है तो सरल वाक्य। ठीक, अब पद परिचय थोड़ा जटिल है, लेकिन सरल कैसे हो जाएगा जब हम परिभाषा समझेंगे। वाक्य में प्रयुक्त सही पदों का व्याकरण दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। प्रयोग की दृष्टि से 8 प्रकार के शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। प्रत्येक पद का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। देखो, थोड़ा सा समझें। पद क्या कहलाता है? शब्द को क्या कहते हैं बेटा? पद कहते हैं। पद क्या है बेटा? पद का दूसरा नाम क्या है? शब्द। पद का दूसरा नाम क्या है बेटा? शब्द है। अब हमें ये ध्यान रखने की बात है कि जैसे हमारा परिचय है, हमारा नाम विजय है, शिक्षक हैं, या जो भी शिक्षक बनने की कोशिश में जो भी, हमारे पिता का नाम, हमारी माँ का नाम, हमारी एक डिग्री, हमारी योग्यता, ये हमारा परिचय माना जाएगा। ऐसे ही आपका ही परिचय माना जाएगा। आपका नाम रोहन है, माँ का नाम कविता, जो भी हो तो वो आपका परिचय माना जाए। ऐसे ही बेटा शब्द होता है। शब्द का 8 तरह से परिचय होता है। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक। संज्ञा का भेद, लिंग वचन, संज्ञा क्रिया अन्य शब्दों के साथ, सर्वनाम के भेद, पुरुष लिंग एक वचन, क्रिया भेद, इन सब के क्रिया विशेषण के भेद के आधार पर, संबंध बोधक जिसके साथ संबंध दिखाया जाए उनका उल्लेख, समुच्चय बोधक का भेद तथा जिन पदों को जोड़ता उनका उल्लेख। विस्मयादि बोधक में विस्मय सूचक भेद तथा उसके भाव। उदाहरण से आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मोहन पुस्तकालय जाता है। चलिए, आपको लग रहा होगा जब कोई हम जल्दी से कर देते हैं तो हमें अच्छा अंतरात्मा ऐसा कहती है, और थोड़ा सा स्पष्ट कर दो बेटा। जैसे आपको पुत्र, भाई और विद्यार्थी, इन 3 के आधार पर परिचय देना, तो आपके पुत्र के आधार पर आपके माता पिता का नाम आ जाएगा कि आप उनके पुत्र हैं। भाई, आपके बहन या छोटे भाई का नाम आ जाएगा पुत्र भाई के आधार पर। विद्यार्थी, स्कूल के विद्यालय के आधार पर आ जाएगा। तो 3 परिचय हो गए ना, 3 स्थिति। पुत्र रूप में भी हो गया आपका परिचय, और भाई के रूप में हो गया, और विद्यार्थी रूप में हो गया। ऐसे ही बेटा किसी शब्द का, पद का परिचय संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, इनके कोई ना कोई आधार पर इसका परिचय होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के आधार पर हो, जिस आधार पर हो जाए। जैसे आपके लिए ऐसा परिचय दे दिया जाए कि कोई ऐसा आपको पद दे दिया जाए, आप मान लो एक उदाहरण दे सकते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी के आधार पर आपका परिचय हो जाए। नहीं हो सकता। आप मान लो शतरंज खेल के नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है। आपको ऐसा कह दिया जाए बैडमिंटन खिलाड़ी के आधार पे आपका परिचय दो, नहीं दे सकते। बैडमिंटन आप मान लो नहीं खेलते, आया समझे? तो परिचय जरूरी नहीं है कि सभी बिंदुओं के आधार पर हो, लेकिन अधिकांश बिंदु जो आप जानते समझते उस आधार पर आपका परिचय हो सकता है। ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस आधार पर परिचय आपका अधिकांश बिंदुओं पर हो सकता है। जैसे मोहन पुस्तकालय जाता है, पद परिचय। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा के आधार पर हो गया। लिंग के आधार पर पुल्लिंग है, वचन के आधार पर एक वचन है, कारक के आधार पर कर्ता कारक है, जाता है क्रिया का कर्ता है, ऐसा परिचय हो गया।
ऐसे पुस्तकालय, दूसरा शब्द पुस्तकालय जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, जाता है क्रिया का कर्म, जाता है क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, कर्तवाच्य है, वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मोहन कर्ता की क्रिया है। इस आधार पर इन तीनों शब्दों के परिचय होंगे। ऐसे कछुआ धीरे चलता है, पद परिचय। कछुआ जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, चलता है क्रिया का करता है। ठीक है। इसके बाद आता है धीरे धीरे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चलता है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। चलता है क्या है? क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्या चलता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। कर्तवाच्य वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कछुआ का कर्ता की क्रिया है। बेटा स्पष्ट हुआ पद परिचय। जो शब्द है, पद है, उसका संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर परिचय देना, वह पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय देना चाहिए, व्याकरणिक पद परिचय कहलाता। ठीक है ना। इस बात को आज हम यहीं विराम देते हैं इन पंक्तियों के साथ कि जिंदगी खुशहाल होगी, खुशहाल होगी, बस पवित्रता लाओ, खुशी से भरी आपकी अगली साल होगी, आने वाली साल। पिछले वर्ष हमारे अंदर की संवेदना, करुणा, दया, अपनत्व जो मिला उसको हम आगे बढ़ाएं, और पवित्रता बढ़ना ही हमारी वास्तविक उन्नति है। हम उन दीन दुखी असहाय लोगों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, अपनत्व से भरें। सभी कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें और अपने माता पिता और सारे अपने लोगों के उपकार को हृदय से एहसास करें। बेटा उपकार को हृदय से एहसास करते हैं तो हर साल सुखी होता है। नया साल आपका सुख से भरे। इसी पवित्र सद्भावों के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह, नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं।